आप सभी को नमस्कार बच्चा पार्टी। और आज के जो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन टर्म हम लोग देखेंगे। और जितने भी कंसंट्रेशन टर्म से सवाल आए हुए हैं, कुछ सवाल मैं इसी में करा दूंगा, बाकी जब पीवाईक्यू हम लोग करेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे, तो वहाँ हम लोग डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग जो है कंसंट्रेशन वाले टर्म को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लाइव क्लास में नहीं ले पा रहा हूँ, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डाल रहा हूँ अभी। तो स्टार्ट किया जाए, जरा देखा जाए। सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म होता है बेटा, वो मैं आपको बता दूं कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म अपना देखने को मिलता है। जरा एक बार देख लिया जाए कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म है। तो जरा देखा जाए कि कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन से है बेटा। तो कंसंट्रेशन टर्म जो होता है वो मतलब होता क्या है। पहली बात तो कंसंट्रेशन कहलाता क्या है। ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है, आप सबको पता है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन कहलाता क्या है। सॉल्यूशन किससे बनता है, आपको भी पता है कि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। और ये हम लोग पहले ही खूबसूरत तरीके से बता चुके हैं। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। और एक भी और भी पता होना चाहिए कि ये सारे होमोजीनियस जो होते हैं ये सॉल्यूशन होते हैं। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा, वो सॉल्यूशन अपना कहलाता है। अच्छा ठीक है। आपको ये भी पता है कि सॉल्यूट को हम लोग किस टर्म में लेते हैं, इन द टर्म ऑफ मोल। किस टर्म में, इन द टर्म ऑफ मोल। अगर कोई मोल के टर्म में लेस अमाउंट में है, लेस है, तो वो सॉल्यूट होगा। और अगर कोई मोल के टर्म में ज्यादा है, इन द टर्म ऑफ मोल, इन द टर्म ऑफ मोल, तो ये आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ये तो बात क्लियर हो गई। सॉल्यूट मोल के टर्म में डिसाइड करो, सॉल्वेंट भी मोल के टर्म में डिसाइड करो, तो आपको फायदा होगा। ग्राम देख के डिसाइड नहीं किया जाता। जैसे 50 ग्राम सॉल्यूट मान लो, 50 ग्राम सॉल्वेंट है, तो वहां डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उसको मोल में ले जाते हैं। तो छोटे क्लास की बातें भूल जाओ, मोल के टर्म में ले जाओगे तो वो अपना डिसाइड हो जाता है। और ये चीज देखने के लिए आप लेक्चर 1 में आप जा सकते हो, वहां पे मैंने बताया है कि कैसे मोल और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोल। तो बहुत सारे बच्चे भी गलत जानते हैं कि मोल, सॉल्यूट उसे कहते हैं जो लार्ज अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट उसे कहते हैं जो, सॉरी, सॉल्यूट उसे कहते हैं जो लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट उसे कहते हैं जो लार्ज अमाउंट में होता है। लेकिन जब भी आप बात करना, मोल के टर्म में बात करना, ठीक है ना। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनता है। कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर है, द डिफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डिफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। अब बोलोगे सर कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सा होते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं बेटा, वो किससे किससे मेजर किया जाता है, आपको मैं बता देता हूं। इसमें मेजर करने के जो तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, जरा एक बार चेक कर लिया जाए। पहला तरीका जो होता है, आप जरा देख लीजिएगा। एक ऐसे है और एक ऐसे है। एक होता है बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बहुत बढ़िया। एक होता है बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। और एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टेम्परेचर से फाइंड नहीं किया जाता है, मैंने टेम्परेचर से कोई चेंजिंग नहीं आएगा, टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं आएगा, उसे कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है ना। अब हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करेंगे। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है जो टेम्परेचर से कोई फर्क ना पड़ता हो, और टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर पे फर्क पड़ता हो, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से टर्म आता है, याद रखना, जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, जिसके फॉर्मूले में क्या आता है, वॉल्यूम आता है बेटा, आपको पता है वॉल्यूम आता है, वो टेम्परेचर से डिस्टर्ब होता है, ये बात सही है। और जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आता है, वो टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है।
तो टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली बात कर लिया जाए, जो टेम्परेचर पे डिपेंड होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे और घटाने पे घटता बढ़ता है। जो टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने से, ठीक है, घटता बढ़ता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जैसे बेटा क्या है, क्या है, डब्ल्यू बाई भी है, बहुत बढ़िया, परसेंट में। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आप जानते हो, बहुत बढ़िया, ये भी जानते हो। आप मोलरिटी भी नाम सुने होंगे, इस सारी बात हम लोग करेंगे इसी में। आप नॉर्मेलिटी की बात सुने होंगे, आप फॉर्मेलिटी की बात सुने होंगे। तो ये सारी बातें ये टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले हैं, क्योंकि सबके फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, सबके फॉर्मूले में क्या आता है, वॉल्यूम आता है। लेकिन जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, एक जो होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स कौन कौन से होते हैं ये जरा देख लिया जाए। एक अपने पास W बाई डब्ल्यू परसेंट होता है, एक अपने पास ppm होता है, एक अपने पास ppb होता है, एक अपने पास मोल फ्रैक्शन होता है। इसमें भी कहीं गलती से भी वॉल्यूम नहीं आएगा, अगर मास वाला आप लेते हो तब। उसमें याद रखना कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते, कोई वॉल्यूम आता उसके फॉर्मूले में। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि W बाई डब्ल्यू परसेंट क्या होता है। बेटा W जो ऊपर वाला है, जैसे आप सॉल्यूट लिए हो और सॉल्यूट में आपने सॉल्वेंट डाल रखा, जिससे आपने क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया, बहुत बढ़िया। अब आपको ये पता लगाना है, जैसे W ऊपर वाला और W नीचे वाला सॉल्यूशन का होता है और ऊपर वाला पर्टिकुलर कंपोनेंट का होता है। क्या होता है, पर्टिकुलर कंपोनेंट का होता है। मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन बनाया जिसमें आपने A और B लिया, और पूरे चैप्टर में बेटा A को सॉल्वेंट लेके चला गया है, अपने अनुसार आप देख लीजिएगा, और B को सॉल्यूट लेके चला गया है। तो A का वेट कितना है, WA, और B का वेट कितना है, WB, और सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना WA प्लस WB, है कि नहीं बच्चा। अब आपसे ये पूछ दिया कि आप एक बात बताओ, सॉल्यूट इसमें है कितना, सॉल्यूट है कितना। तो सॉल्यूट का परसेंटेज निकालने के लिए, यानी W बाई डब्ल्यू परसेंट आप B निकालने के लिए क्या करोगे, तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100 ले लीजिए। ये फॉर्मूला होता है, ये अपना क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले से आपको सवाल से मतलब होता है। जैसे आपको कोई कह दिया कि 1% W बाई डब्ल्यू मास कितना होगा, या X% W बाई डब्ल्यू मास कितना होगा, एग्जाम्पल समझा जाए। किसी ने ये पूछ दिया कि 20% W बाई डब्ल्यू ऑफ NaOH सॉल्यूशन का मतलब बताइए, इसका मतलब बताइए। तो ये क्या कह रहा है कि 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व किसमें है, डिजॉल्व इन कितने, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सारे बच्चे किलोग्राम में ले लेते हैं। तो ये मतलब होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर X% W बाई डब्ल्यू दे रखा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि X ग्राम ऑफ सॉल्यूट, कॉमन बात बता रहा हूं, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाट सॉल्यूशन, किसमें बेटा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। तो ऐसे सिचुएशन कभी मिलेगा तो आपको यहां से मिल जाएगी, बात है, याद समझ में आ गया। दूसरी बातें हम लोग चलेंगे और वो होता है W बाई भी परसेंट।
दूसरा आता है W/V% में। तो W/V% का मतलब क्या हुआ? अब ऊपर W सॉल्यूट का हो गया और नीचे क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में इंटू 100 कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? W/V%। किसका? सॉल्यूट का। इससे आपको सवाल लगाना है। और आपको दिख रहा होगा कि इसमें वॉल्यूम है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से घटे बढ़ेगा। ठीक। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि यस X% W/V का मतलब क्या होता है, तो उसको जवाब दीजिएगा कि X ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ही के बारे में बता रहे हो ना, प्रेजेंट या डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बात खत्म। ये होता है। तो इसका कहानी यही बनता है। हमेशा याद रखना, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, जो ये जो वॉल्यूम है ना, वो ml में ही लेना है आपको, इसलिए गलती होता है बच्चों से। दूसरा केस क्लियर हो गया। तीसरा केस में आप पढ़ोगे कि सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बताइए। तो सबसे पहले आप देख रहे होगे कि दोनों में वॉल्यूम आ रहा है, तो जाहिर सी बात होगा कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। बहुत बढ़िया सर। फॉर्मूले में आ जाइए। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी, मतलब सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या कर दीजिएगा? 100 कर दीजिएगा। एक सवाल आपको यहां से मिल जाएगा। अगर आपको बोल दिया कि 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4 का मतलब क्या है, तो उनको बताइएगा कि 30 ml ऑफ H2SO4 प्रेजेंट कहां है? प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर। या हम सॉल्यूशन ले लें, क्योंकि वाटर का नेचर ही होगा, सॉल्यूशन का नेचर सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो ये कहानी देखने को मिलता है, याद रखिएगा, ये कहानी अपना देखने को मिलता है। अब आपको मैं जब बात करूंगा तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ जाता है बेटा मोलरिटी। मोलरिटी, और मोलरिटी एक नया टर्म है जिसे मोलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। आप इसको चाहो तो मोलर सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। हम सवाल सारा एक साथ देखेंगे बेटा, ठीक है? तो ये होता क्या है? मोलरिटी का मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक लीटर में कितना सॉल्यूट है, यानी मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल बाई वॉल्यूम लीटर में। और अगर ये लीटर में दिया है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने ml में दे रखा तो मुझे लीटर में ले जाना पड़ेगा मजबूरन। अगर ml में दे रखा तो नॉर्मली मैक्सिमम सवाल आपको नॉर्मलिटी सॉरी लीटर में ही मिलता है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। अब सुनिएगा ध्यान से सारे लोग, सुनिएगा। एनबी जो होता है ना बेटा, वो WB/MB है, पता ही है। तो हम मोलरिटी का जब फॉर्मूला और इलोबरेट करेंगे तो WB/MB, और ऊपर 1000 है, नीचे अपना वॉल्यूम आ जाएगा। लीटर में नहीं आएगा, ml में ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में न्यूमेरिकल में हमेशा ml में ही दिया होता है। ये बात ध्यान देना, तो लीटर में ले जाना। ये क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना सारे लोग। अगर आपको मोलरिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन का चाहिए, आप मोलरिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन का लेना चाह रहे हो, यानी अगर आपने एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन लिया,
तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई भी, n1 m1 v1 n1। मान लो 2 मोल पर लीटर ये हमने ले रखा है सॉल्यूट, और हमने क्या किया, यहाँ डाइल्यूट किया, पानी मिलाया, हमने एडिशन ऑफ वाटर किया। तो जब वाटर का एडिशन करोगे तो यहां पे मोल तो वही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज हो गया। तो यहां m2 चेंज हो जाएगा, मतलब क्या होगा, n2 बाई v2, लेकिन दोनों का मोल तो बराबर है, यानी n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 v1, और यहां n2 क्या हो जाएगा, m2 v2। बेटा जब दोनों में मोल आपने बदला ही नहीं, यहां पर भी 2 मोल ही दे रखा था, बस आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, m1 v1, क्योंकि n1 इज इक्वल टू n2 है, तो m1 v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 v2। इससे भी एक सवाल आपको मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये बिफोर डाइल्यूशन है, बिफोर डाइल्यूशन है, और ये बेटा आफ्टर डाइल्यूशन है। और एक बात हम लोगों ने पीछे देखा था कि जो मोलरिटी होती है वो n बाई भी है, यानी मोलरिटी और वॉल्यूम में उल्टा रिलेशन है। टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन डायरेक्टली होता है, मतलब आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मोलरिटी घटेगी। मतलब आप कह सकते हो कि जो टेम्परेचर होता है वो मोलरिटी का उल्टा होता है, तो इसीलिए तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ, और मोलरिटी वॉल्यूम का उल्टा होता है। अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मोलरिटी घटना ही चाहिए, पीछे आपने देखा ही सोल्यूशन के अंदर। अभी हम लोग सब सवाल करेंगे एक एक करके। तो ये सवाल अपना हो गया। अब ऐसे ही अगर हम मोलरिटी ऑफ मिक्सचर की बात करें, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर की बात करें बेटा, मिक्सचर का मतलब क्या हुआ कि आप दोनों एसिड एसिड ले लिए हो, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए, दोनों को मिला दिया आपने और इसका मिक्सचर बन गया। तो उसी मिक्सचर की मोलरिटी आपसे पूछेगा। अब दोनों एसिड ले लो या दोनों स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस लेना है आपको, तो भी यहां पर आपकी मोलरिटी मिक्सचर की ही मिलेगी। यहां पर आप पीएच निकालोगे और यहां पर आप पीओएच निकालोगे, यहां कोई लफड़ा नहीं होगा। एक कंटेनर में आपने एक कंटेनर आपने लिया, एक कंटेनर आपने लिया, और उस कंटेनर में आपने एक एसिड ले रखा, दोनों स्ट्रांग होना चाहिए याद रखना, और ये दूसरा, आपने कहा कि सर दोनों को मिक्स कर दिया जाए। तो दोनों को जब मिक्स किया जाएगा तो एक से a+2 हो जाएगा। जब इसकी मोल नंबर ऑफ मोल m1 v1 है और इसके नंबर ऑफ मोल m2 v2 है, तो ये मिक्सचर का जो मोल होगा वो क्या होगा, m मिक्सचर और इनटू वॉल्यूम मिक्सचर हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n मिक्सचर अपना आएगा। मतलब क्या होगा, मतलब ये हुआ कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m मिक्सचर और v1 प्लस v2। अब जब आप फॉर्मूला निकालोगे तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर जो बेटा आएगा वो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ जाएगा। चाहे एसिड ले लो चाहे बेस ले लो, दोनों के लिए फार्मूला यही लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो ये फॉर्मूले के लिए है। अब अगर मान लीजिए अगर डेंसिटी दिया है, सॉरी एक और देख लिया जाए। अब ये कहानी तो बन गया
उसके बाद पूछ दिया कि मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बताइए कब। बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूं। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और एक क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो। एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हो, एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो, तब मामला बदल जाएगा, तब आपको परेशानी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो वो डिसाइड करना पड़ेगा कि किसका मिली मोल की वैल्यू ज्यादा है। अगर ये मान लीजिए एन ए हम एम ए भी ए करके ले रहे हैं और एन बी हम एम बी भी करके ले रहे हैं, और आपने जो मिक्सचर बनाया वो मिक्सचर का नेचर क्या है, वो एसिडिक है या वो मिक्सचर अपना बेसिक है, वो मिक्सचर अपना न्यूट्रल है, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला मैं बता दूं आपको पहले। जब मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकालोगे तो ये होगा मॉड ऑफ एम ए भी ए माइनस एम भी बी अपॉन भी ए प्लस भी हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम ये पता लगा पाएंगे कि वो उसकी मोलरिटी क्या है। अब इसके कुछ कंडीशन, मॉड का मतलब क्या कि अगर कोई वैल्यू निगेटिव में आता है, कोई मोलरिटी निगेटिव में होता नहीं है, तो अगर कोई वैल्यू निगेटिव में आएगा तो उसको पॉजिटिव में ले लेंगे हम लोग। अब अगर इसकी कंडीशन है बेटा, अगर मान लिया जाए कि एम ए और भी ए की वैल्यू इक्वल आ जाएगा, एम ए भी ए एम भी, यानी जो मिली मोल एसिड का है वो बेस के बराबर आ गया, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग न्यूट्रल होंगे और पीएच की वैल्यू 7 आ जाएगा एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। पहला केस आ गया। और दूसरा केस, अगर मान लिया जाए कि एम ए भी ए की जो वैल्यू है वो एम बी से ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब क्या, ए माने एसिड तो एसिडिक हो जाएगा, और उसका जब पीएच निकालोगे तो लेस देन 7 आएगा, मतलब आपको वहां पीएच निकालना पड़ेगा। और केस 3 पे आ जाओ। अगर एम ए जो भी ए की वैल्यू है वो कम आ गया और एम बी का ज्यादा आ गया, बी माने बेस तो बेसिक हो जाएगा, अब वहां आपको पीएच निकालना नहीं है, पीओएच निकालना है। तो आपको एक सवाल यहां मिल जाएगा। ठीक। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर अगर डेंसिटी दिया है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है और W/W% दिया है, ये गिवन है, तो हम कैसे डायरेक्ट मोलरिटी निकालेंगे। तो डायरेक्ट मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, W/W% इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग डायरेक्ट अपने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम लोग मोलरिटी निकाल लेते हैं। तो याद रखना, डेंसिटी जो होना चाहिए वो ग्राम पर एमएल में होना चाहिए, जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए वो ग्राम पर एमएल में होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर वेट किसका है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है बेटा जी। बेटा ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बच्चा लोग सॉल्यूट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो W/W दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गया। तो इस फॉर्मूले से आपको मोलरिटी आसानी से निकल जाएगा अगर डेंसिटी दे रखा है सॉल्यूशन का और W/W दे रखा है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है। अभी हम लोग सारा सवाल वॉल्यूम मतलब सारे फॉर्मूला न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे। तो एक फॉर्मूला आपको यहां से मिल जाएगा, एक फॉर्मूला आपको यहां से मिल जाएगा। एक सवाल देख लिया जाए जरा, सवाल अपने पास है, चूंकि स्लाइड बना नहीं है तो मैं बुक से ही न्यूमेरिकल करा रहा हूं। एक सवाल जरा देख लिया जाए। कह रहा है कि डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर एक्वस एस्टिक एसिड का सॉल्यूशन है और उसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर एमएल दे रखा है। तो वो बोल रहा है कि आप क्या बताइए
परसेंटेज W/W बताइए, और अपना मोलैलिटी बताइए, और तीसरा अपना मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं। तो हाँ, मोलैरिटी आप निकाल सकते हो और W/W निकाल सकते हो। तो एक बात बताइए, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि मोलैरिटी कितना आएगा। तो मोलैरिटी देखने के लिए हमारे पास मोलैरिटी दे रखा है 3 मोल, हमारे पास डेंसिटी कितना दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml, हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है एसिटिक एसिड का, निकाल लिया जाए। तो 2 कार्बन है तो 2 × 12, 4 हाइड्रोजन 1 और 16 दूनी 32, तो 24 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 32। तो 4 2 6 3 2 5 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब एक बात बताइए, आप एक बात बताइए बेटा, मोल में तो आप निकाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तुम देख रहे हो क्या दिया है, ये मोलरिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, W/W परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बहुत बढ़िया सर, इस फॉर्मूले से हम W/W पहले फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से W/W फाइंड करेंगे। तो जब फाइंड करोगे तो वैल्यू सारा पुटअप कर लो। ये मोलरिटी 3 दे रखा है, और W/W x ले रहा हूं, ये 1.2 है, ये डेंसिटी है, और नीचे क्या आ जाएगा 60। अब x को निकालने के लिए 3 और 60 का मल्टीप्लाई कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 60 अपॉन 12 × 25 60, और 5 × 3 = 15, 15% W/W आ जाएगा। ठीक है, देखो 3 हो गया और 12 हो गया, तो 12 × 25 = 60 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगा 15% W/W आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब आपको मोलरिटी मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी का अलग से फार्मूला मैं बताऊंगा आगे अभी, तब हम लोग सेम सवाल मोलैलिटी में करेंगे। आगे चलिएगा। अब हम आते हैं मोलैलिटी। अच्छा, एक चीज और बताता है, कंडीशन दे देता है, कहता है कि अगर कोई सलूशन है बेटा, तो सलूशन को अगर उसने दे रखा कि सलूशन सेमी मोलर दे रखा, अगर सलूशन सेमी मोलर है मतलब मोलरिटी हाफ हो जाएगा। सलूशन की वैल्यू अगर डेसी मोलर दे रखा है तो m/10 हो जाएगा। अगर यही डेसी न दे करके डेका दे रखा है तो m/10m हो जाएगा। अगर बेटा ये मिली मोलर, सबसे ज्यादा मिली मोलर में सवाल आता है, तो m/10 1000 हो जाएगा। और अगर वही सेंटीमोलर दे रखा है तो सेंटीमोलर में m/100 हो जाएगा। अगर वो पेंटीमोलर दिया है बेटा, तो बेटा जी पेंटीमोलर के लिए क्या होगा m/5। और अगर वही बेटा पेंटामोलर दे रखा है तो क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा। किसी ने पूछा कि एक बात बताइए, यूनिट क्या होता है मोलरिटी का? तो फॉर्मूला मोल बाई वॉल्यूम होता है ना, तो MOL/लीटर होता है। जब MOLE लिखा रहेगा तो क्वांटिटी है, और जब MOL लिखा रहेगा तो यूनिट होता है। समझे मेरी बात को? अगर लेक्चर थोड़ा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि अभी लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, लेंगे जल्दी ही, लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ व्यस्तता है, तो जल्दी खत्म करके हम लोग आ जाएंगे अपने लेक्चर पे, लाइव क्लास। तो ये मोलरिटी से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं वो हम लोग करते हैं। जैसे एक सवाल कर लेता हूं। एक सवाल ये बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन हम बनाए हैं जिसमें m/10 ऑफ 250 ml HCl सॉल्यूशन है, और एक m/50 ऑफ 1000 ml है, वो NaOH सॉल्यूशन है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आप बता कर मोलरिटी बताइए मिक्सचर की, और पीएच भी बताइए, POH नहीं पीएच। तो ये आपको, अच्छा ठीक है, देखिएगा। तो सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा। एक एसिड है,
तो एम ए इज इक्वल टू 1/10, भी ए इज इक्वल टू 250। बहुत बढ़िया सर। बेटा एम बी कितना दे रखा है 1/50, और भी बेट बच्चा लो कितना दे रखा है 1000 ml। ml को बदलना नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे भी वॉल्यूम आएगा। तो अब जब मोलरिटी आप निकालिएगा मिक्सचर का, तो मिली मोल निकाल लेना मॉड में, एम ए भी ए एम बी भी बी और अपॉन भी ए प्लस भी बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, अच्छा आपने दिया। अब इसके बाद क्या करना है, मॉड लगाओ, 1/10 इंटू 250 लिखो, 1/50 इंटू 1000 लिखो, और नीचे कितना आ जाएगा 250 में 1000 जोड़ दो, तो ये कट जाएगा 25 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। एक 25 है एक 20 है, एक 25 है और एक 20 है, मतलब 25 ज्यादा है 20 कम है। 25 किसका है, एसिड का है, और 20 किसका है, बेस का है। तो जाहिर सी बात है कि आप पीएच ही निकालोगे, मतलब एच प्लस आयन निकालोगे, क्योंकि एसिडिक नेचर का है वो। तो जब आप बेटा एच प्लस आयन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 20 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। अब आप यहां से निकालिए, और पीएच आप पढ़े हो कि माइनस लॉग एच प्लस आयन से निकाल लिया जाए, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो। तो नेचर कैसा रहा, एसिडिक रहा, इसीलिए तो हम लोग पीएच निकाल रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग पीएच कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये बेहतरीन सवाल है बेटा, इस सवाल से आपको फायदा होगा। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया। अब आगे चलिए, अब हम लोग ले चलते हैं आपको मोलैलिटी पे, क्योंकि इस पूरे स्लाइड में हमको ये खत्म करना है। बेटा मोलैलिटी को हम मोलल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। भैया मोलैलिटी इज ऑल्सो नोन एज मोलल सॉल्यूशन, लेकिन फॉर्मूले के अंदर मोलैलिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फिर से सुनिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इनके फॉर्मूले में दूर दूर से कोई भी वॉल्यूम का टर्म नहीं दिख रहा है। तो जब वॉल्यूम का टर्म नहीं दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। भैया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है मतलब टेम्परेचर से कोई इनका वास्ता नहीं है। तो वो यूनिट को जरा देख लिया जाए, तो मोल पर किलोग्राम हो जाएगा, मोल पर किलोग्राम हो जाएगा। यहां पर भी मोलैलिटी जब तोड़ोगे तो मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इस फॉर्मूले से मोलैलिटी हम लोग निकालते हैं। अब अगर किसी ने ये बोल दिया कि अगर, क्योंकि मास टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर किसी ने ये बोल दिया कि 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है, 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है, इनका मतलब क्या होता है। तो एक बात बता दो तुम को जरा, मतलब क्या हुआ कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है, बात एक ही होता है। तो इसमें मोलैलिटी का टर्म आपको मिल जाएगा। किसी ने ये बोला कि सर सवाल यहां से नहीं आता है,
सवाल आता है रिलेशन से। तो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। किसी ने कहा कि सर इतना लंबा टाइम थोड़ी ना होता है कि हम लोग मोलरिटी निकालने के लिए लंबा स्टेप इस्तेमाल करें। कौन कहता है इस्तेमाल करना ना। मोलरिटी जो होता है ना बेटा, जो मोलरिटी अपने पास होता है वो होता है 1000 × m अपॉन 1000 × d माइनस m × मॉलिक्यूलर वेट। ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से आपका कुछ अच्छा खासा काम आराम हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आपको अच्छा खासा काम में आरामियत मिल जाएगी। मतलब क्या हुआ कि मतलब इस सवाल से, इस फॉर्मूले से आपको बेहतरीन सवाल लग जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है वो मोलरिटी है, मोलरिटी है, और ये जो टर्म है वो डेंसिटी है, डेंसिटी ग्राम पर ml में ही लेना है। ये भी अपना मोलरिटी है, और ये अपना क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। अब इन फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। इस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। इस फॉर्मूले से आपको सवाल क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर डेंसिटी दिया है, मॉलिक्यूलर मोलरिटी दे रखा है और पूछ रहा है मोलरिटी बताइए, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्ट करेंगे, और डायरेक्ट करने के बाद इस फॉर्मूले से हम सवाल को करेंगे। एक सवाल आपको मैं बता भी देखता हूं। कह रहा एक सॉल्यूशन है बेटा, सॉल्यूशन में है, उसकी मोलरिटी जो दिया हुआ है वो 5 m दिया है, मोलरिटी, और उस डेंसिटी क्या दे रखा है, 1.5 ग्राम पर ml दे रखा है। तो और वो सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस NaOH का सॉल्यूशन है। तो कह रहा मोलरिटी बताइए। अब आपको एकेडमिक वाला काम नहीं करना लंबा लंबा, आपको सीधे सीधे मोलरिटी का फॉर्मूला लिखना है, 1000 × m लिखना है, 1000 × d लिखना जैसा सर ने बताया था, m × मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिखना है, फटाक दे वैल्यू पुटअप करना है, और मोलरिटी कितना दिया है 5, 1000 × डेंसिटी कितना दे रखा है 1.5, मोलरिटी कितना देखा है 5, और मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना होता है 40। अब आप खूबसूरत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सर 5000 हो गया, सर ये 1000 से 0.5 मतलब 1 0 हटा दीजिए, 1500 हो गया, और 5 चौका 20 200 हो गया। आप सॉल्व कर लोगे तो यहां से मोलरिटी आपकी आ जाएगी, आप सॉल्व कर लोगे तो यहां से मोलरिटी आ जाएगी। इस तरीके से सवाल करते हैं। तो मोलरिटी का सवाल से और मोलरिटी से रिलेशन ये पूछा हुआ है, यहीं से सवाल आपको यहां मैंने एक दे दिया, अभी क्वेश्चन में कराऊंगा। इसके बाद बेटा जी आते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नॉर्मल सॉल्यूशन, और इसका जो डिफिनीशन होता है भैया, डिफिनीशन क्या होता है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड present in, या number of gram equivalent of any compound, any substance present in per liter of solution। मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मेलिटी है वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला आपको मिला। तो पहले यहां से यूनिट की बात कर लिया जाए, तब आगे डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, ये इसका यूनिट होता है। लेकिन आपने ये बात नहीं सीखी कि सर ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। आपने ये बात नहीं सीखी सर ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट को पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फैक्टर जानना पड़ेगा, मैं बताऊंगा अभी। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो W/E होता है। W B/E, बी माने सॉल्यूट है,
तो नॉर्मलिटी से एक नया फॉर्मूला आपके सामने अच्छे लुक में आ जाएगा। ये जो बनेगा वो वॉल्यूम लीटर में, एमएल में, क्योंकि ऊपर 1000 आपने डाल दिया। लेकिन इस जगह को आपको हटाना है और यहां लिख लेना इक्विवेलेंट वेट। अब फिर एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या है? ये जो है वो इक्विवेलेंट वेट है क्या सर? तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर एसिड का, किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। कोई भी कंपाउंड हो तो उसका मोलर मास होता है, डिफिनेशन तो दूसरा है इसका, और एन फैक्टर होता है या वैलेंसी फैक्टर होता है। सर एन फैक्टर क्या होता है? एक नया प्रॉब्लम आ गया। इसको हम या तो वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं या तो हम इसको एन फैक्टर बोलते हैं। तो कैसे सर निकालेंगे इसको? तो अब आपको मैं ये पढ़ाऊंगा कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। सर एन फैक्टर निकालने के लिए आप एसिड का निकालोगे, बेस का निकालोगे, तो एन फैक्टर ऑफ एसिड कैसे जानोगे? कितना वो एच निकाल रहा है, एच प्लस आयन रिप्लेसेबल, कितना वो एच प्लस आयन दे रहा है, वही उसका एन फैक्टर है रिएक्शन के टाइम में। जैसे अगर HCl में एक ही एच है तो एन फैक्टर 1 हो गया। H2SO4 में 2 एच है तो मैक्सिमम इसका 2 होगा, लेकिन मिनिमम इसका 1 होगा। ये मिनिमम है, हो सकता है एक ही एच प्लस रिप्लेस करे वो। और ये तुम्हारा 2 एन फैक्टर मैक्सिमम होगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही एच प्लस इसके पास दिख रहा है, अपना दिख रहा है। इसी तरीके से अगर मान लिया जाए COOH का होल ट्वाइस, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 एच दिख रहा है तो 2 इसका एन फैक्टर होगा। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो वही हाइड्रोजन सॉरी, तो वो LH जो होगा ना, वही एन फैक्टर को डिसाइड करता है। मोर इलेक्ट्रॉनिक कार्बन के साथ अगर कोई जुड़ा है तो उस एच को हम डिसाइड नहीं करेंगे। जैसे आपको मैं बता दूं, किसी ने पूछा सर एसिटिक एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, तो बच्चा लोग ने गलती कर दिया, बच्चे बच्चे ही हैं। एच प्लस तो एक ही दे रहा है, ये वाला जो एच है ना, बच्चा लोगों ने, कुछ लोगों ने ये ले लिया, ये कार्बन के साथ जुड़ा है, तो एन फैक्टर ये डिसाइड नहीं करेगा। एन फैक्टर कौन डिसाइड करेगा? ये। तो एसिटिक एसिड का एन फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। फिर किसी ने कहा कि एक बात बताइए, एक बात बताइए सर, H3PO4 ए बी एसिड है, H3PO3 और ए बी एसिड H3PO2, तो इसका एन फैक्टर कैसे देंगे? सब में 3 या हाइड्रोजन दिख रहा है। तो अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, एक इसके लिए स्पेशल ट्रिक है कि नंबर ऑफ एन फैक्टर जब भी निकालिएगा आप, वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 कर दीजिएगा इसके लिए। अब जरा देख लीजिए इसमें कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 1 माइनस कर दो, 3, एन फैक्टर 3 हो गया। इसमें 3 है, 1 माइनस कर दो तो एन फैक्टर 2 हो गया। इसमें 2 है तो 2 में से 1 माइनस कर दो, एन फैक्टर 1 हो गया। तो इस फॉर्मूले को आप अपने शॉर्टकट के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्ट कुछ और होता है। जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे किसी एक का, तो इनके 5 बॉन्ड मैक्सिमम बना लेना। मान लो हम H3PO4 का बना रहा है, एक ऑक्सीजन मैंने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन कहता है कि मैं हाइड्रोजन के साथ रहना चाहता हूं, या यूं कहिए कि हाइड्रोजन कहता है मैं ऑक्सीजन के साथ रहना चाहता हूं। तो 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन OH3 बना लेते हैं। अब जितने HO के साथ होते हैं वही रिप्लेसेबल होते हैं, इसीलिए होता है। ठीक है ना? तो ये कहानी नॉर्मेलिटी में एसिड में आता है। बेटा अगर एन फैक्टर आपको बेस का पूछ दिया, तो बेस का मतलब कितना OH, नंबर ऑफ OH आयन रिप्लेसेबल, कितना OH आयन वो रिप्लेस कर रहा है, ये आपको देखना है। जैसे एन फैक्टर मान लिया जाए हम NaOH का ले लें, तो एक ही OH निकालेगा तो 1 होगा। लेकिन जैसे ही हम CaOH का होल ट्वाइस लेते हैं तो मिनिमम कितना होगा इसका? 1 होगा, और मैक्सिमम कितना होगा? 2।
हो सकता है किसी रिएक्शन में दोनों एच निकल जाएं, दोनों ओ एच निकल जाएं, या एक ही एच निकले। हाँ, अगर AlOH का होल थ्राइस आपने ले लिया तो हो सकता है कि ये n फैक्टर इसका मैक्सिमम 3 मिले, लेकिन मिनिमम इसके 1 या 2 हो जाए, क्योंकि अगर जितना OH निकालेगा उतना ही n फैक्टर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाइए n फैक्टर ऑफ सॉल्ट की। तो सॉल्ट का n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर जो होता है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, दोनों बराबर हो तभी तो न्यूट्रल होगा। जैसे मान लिया जाए NaCl का n फैक्टर पूछ रहा है, तो एक Na एक Cl माइनस, तो n फैक्टर कितना कितना प्लस चार्ज, एक ही है, एक हो गया। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि CaCl2 का n फैक्टर बता दीजिए, तो Ca2 प्लस और 2Cl माइनस, तो n फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन किसी ने ये बोला कि सर एक बात बताइए, Al2SO4 का होल थ्राइस का n फैक्टर कितना होगा? तो देखो ध्यान से, 2 एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम पे 3 प्लस होता है, 3 सल्फेट है और सल्फेट पे 2 माइनस होता है, तो कितना टोटल n फैक्टर, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसी तरीके से Al2 Al3 PO4 AlPO4 आपने ले लिया, भले ही स्टेबल हो या ना हो, लेकिन Al पे 3 प्लस और PO4 पे 3 माइनस, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पोटास एलम का n फैक्टर कितना होगा जरा हमको बताइएगा आप लोग। n फैक्टर ऑफ पोटास एलम, ये आपके लिए मैं दे रहा हूं, n फैक्टर ऑफ पोटास एलम क्या होगा, जरा मुझे बताइएगा कमेंट में कितना आएगा। इसके बाद बेटा आता है n फैक्टर ऑफ आयंस। तो याद रखना, टोटल जितना चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन आयन, वही होगा। अगर सल्फेट का n फैक्टर पूछ दिया तो 2 हो गया, अगर फास्फेट का n फैक्टर पूछ दिया तो 3 होगा। अगर आपको Al, जैसे आप नाइट्रोजन पे 3 माइनस है, तो 3 हो जाएगा n फैक्टर। ये होता है प्रॉब्लम। ये बच्चे फंसते हैं n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये बच्चा लोग पूछते फंसते हैं और बहुत बुरी तरह से फंसते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको मैं बता दूं कि n फैक्टर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। जैसे आपको मैं बता दूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब आपको इसके आगे ले चलेंगे। जो बंदा, जो स्पीसीज, अब स्पीसीज में कटायन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो बंदा क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे आप MAN पे +7 ले लिया और 7 ने 2 इलेक्ट्रॉन खाया और फटाक दे MAN+5, हालांकि 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल मानता है, तो ये 2 प्लस बन गया। किसने इलेक्ट्रॉन खाया, MN में, MN का क्या होगा, ये बंदा कौन सा कहलाएगा, ये बंदा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। लेकिन अगर किसी बंदा ने, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि जो बंदा रिडक्शन के दौरान, ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन निकालता है, जैसे एसएन मान लो 2 प्लस से क्या किया, एसएन +4 बनाना चाहा, तो दिया किसने इलेक्ट्रॉन, SN2 ने। तो अगर SN2 ने इलेक्ट्रॉन दिया बेटा, तो SN2 रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास Cr2O7 है और आप क्रोमियम पे +6 जानते हो, अगर ये क्रोमियम गलती से +3 बन गया, तो चार्ज बेटा घट रहा है, देखो चार्ज यहां घट रहा है,
जो 11th के बच्चे हैं अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो उनको ये क्लियर नहीं हो पाएगा, वो 12th वाले बच्चों को आप समझ में आएगा। तो 6 से 3 हो गया ना, और 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। रिडक्शन देखो हो रहा है, और यहाँ अकेले है, ये 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर 2 हो गया। क्लियर। अब तुमको मैं ट्रिक बताता हूँ। MnO4 जो होता है, ये पूछा हुआ सवाल है, याद रखना। इतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि सबसे ज्यादा +4 उसके ऊपर आता है। और इसको बेटा ना हम एक काम करते हैं, इनको हम एक मीडियम ले लेते हैं, इनको हम एक मीडियम ले लेते हैं, अलग अलग मीडियम में। एक मीडियम अपना एसिडिक ले लिया जाए, एक एसिडिक ले लिया जाए, एक बेसिक ले लिया जाए, एक न्यूट्रल ले लिया जाए। इससे सवाल आता है। तो किसी ने ये बोला कि अगर एसिडिक मीडियम में ले रहे हो तो एन फैक्टर कितना होगा, तो याद करना पड़ेगा, 2 में चेंज हो जाता है। MnO4 +7 2+ में चेंज हो जाता है। तो कितने का डिफरेंस हुआ, 7 और 2 का डिफरेंस 5 का हुआ, तो एन फैक्टर कितना होगा अपना 5 हो जाएगा। सर अगर हम स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम ले लें, ये बेसिक मीडियम हम स्ट्रॉन्ग ले लें, तो MnO4 2- बना लेता है और ये +6 हो जाता है। बेटा जी एन फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ, एन फैक्टर यहाँ पर 7 और 6 का डिफरेंस 1 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम वीक अल्कलाइन मीडियम में ले रहे हैं, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं, अगर हम वीक अल्कलाइन मीडियम में ले रहे हैं तो ये बनता है कहाँ, ये जो बनता है बेटा MnO2 बनता है, और ये +4 होता है। 7 और 4 का डिफरेंस एन फैक्टर 3 हो जाएगा। तो ये पूछा हुआ है, अभी सवाल देखोगे तो ट्रिक याद कर लेना, बना 1 3 5। ये ट्रिक क्या कहता है, ये ट्रिक क्या कहता है कि बी मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर 1 हो जाएगा। देख लीजिए, ये होता है वीक अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम, वीक अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम होता है। तो ये क्या होता है, एन फैक्टर 3 होता है। ये एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता है 5। तो याद करना है। एक सवाल देखो, इससे कराता हूं तुमको। कहता है कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4- इन एसिडिक मीडियम इफ मॉलिक्यूलर मास इज, इफ मॉलिक्यूलर मास इज m। तो क्या हो जाएगा, आपको भी पता है कि ये पूछ रहा है कि MnO4- एसिडिक मीडियम में चाहिए। तो एक बात बता दो, MnO4- एसिडिक मीडियम में Man2+ बना रहा है, तो 7 से +2 बन गया। यानी आपको मैं पहले ही बता चुका था कि यहां पर एन फैक्टर क्या दिखेगा 5। तो इक्विवेलेंट वेट जो MnO4- का एसिडिक मीडियम में पूछा था इसने, मोलर मास बाई एन फैक्टर हो जाएगा। मोलर मास बाई एन फैक्टर अपना आंसर आ जाएगा, मोलर मास बाई एन फैक्टर अपना आंसर हो जाएगा। ये पूछा हुआ था। सेम इसी तरीके से बेटा, सेम इसी तरीके से नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन आपसे पूछ लेगा। नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन। तो जैसे आपने मोलरिटी लिया था वैसे Na भी ये या N1V1 = N2V2, N2V2। और अगर आपको नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों है, या अगर स्ट्रॉन्ग बेस
और दूसरा वाला भी बंदा स्ट्रांग बेस हो, तो उसके पीछे आप जाओगे, जब मोलरिटी मैंने सिखाया था वहां से जब आप पाओगे तो मोलरिटी के जगह नॉर्मलिटी लिख देना, और N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 कर देना। ये बात आपको ध्यान देना है। लेकिन जब दोनों एसिड हो या दोनों बेस हो तब आपको स्टार करना है। अगर मान लिया जाए नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर हम निकालें, एक एसिड हो और एक उसमें स्ट्रांग बेस हो, दोनों स्ट्रांग होना चाहिए, वीक के लिए यहां नहीं पढ़ेंगे हम लोग, वो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ उठाते हैं हम लोग। तो वहां पर भी नॉर्मलिटी जब मिक्सचर का आप निकालते हो तो मॉड ऑफ एन ए भी ये माइनस एन बी भी बी अपॉन भी ए प्लस भी बी निकालते हो, ये आपको यहां से निकालते। फिर किसी ने ये बोला कि सर मान लीजिए कि एक नॉर्मलिटी में दे दे एक मोलरिटी में दे दे, तब कैसे नॉर्मलिटी निकालेंगे? तो उस केस में आपको एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। बोलोगे कौन सा फॉर्मूला सर? रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी देखना पड़ेगा। और एक बात तुम अच्छे से जानते हो कि जो नॉर्मलिटी होता है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम लीटर में होता है। अब जो इक्विवेलेंट वेट आप जानते हो वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई एन फैक्टर पढ़े तुमने। तो नॉर्मलिटी जब होगा तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम लीटर में होगा। अब ये क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एन बी अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर और इंटू एन फैक्टर। अब तुमको एक चीज दिख रहा होगा शकल से कि ये जो टर्म है ये अपना मोलरिटी का टर्म है, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर से सवाल लग जाएगा। यानी मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। जैसे अगर आपको बोल दिया कि m/20 ऑफ H3PO4 का नॉर्मलिटी क्या होगा, तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए क्या करोगे, मोलरिटी कितना दे रखा 1/20 और एन फैक्टर कितना हो जाएगा, ट्रिक से 4 में से एक निकाल दो, 3, ऑक्सीजन 4 है, 4 में से एक निकाल दो, मैंने सिखाया था। तो यह नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, यानी 1/20 इंटू 3, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 20, यानी नॉर्मलिटी जो आएगी वो 3/20 आ जाएगी। मोलरिटी कितनी थी 1/20, नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी 3 छके 18, और ये बढ़ जाएगा इसका वैल्यू। तो ऐसे आपको सवाल करना है। लेकिन अगर किसी को ये बोल दिया कि सर ये भी तो फॉर्मूला हो सकता है कि W/W परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, नहीं इससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो दो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा ना, दो दो आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप लोग सवाल कर सकते हो, इस फॉर्मूले से आप लोग सवाल कर सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब मैं ले चलता हूं आपको मोल फ्रैक्शन की तरफ। हाँ, एक सवाल और देख लिया जाए। अगर मोलरिटी अपना 20 दे दिया है 200 ml में और H2SO4 दे दिया है, और ये दे दिया है नॉर्मलिटी बाई 10 ऑफ 500 ml ऑफ NaOH, तो कह रहा है इसका पीएच बताओ और बताओ कि सॉल्यूशन का नेचर क्या है और नॉर्मलिटी बताओ। एक बार गौर से आप सवाल देख लीजिएगा। पूछ रहा है नॉर्मलिटी कितना आएगा, ये पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, एक बात बताइए सारे लोग कि ये तो मोलरिटी दे रखा है,
यानी मोलरिटी ऑफ एसिड दे दिया 1/20, वॉल्यूम दे दिया अपना 200 ml में, तो और एक नॉर्मेलिटी दे रखा है यहाँ पर, जो NB है वो अपना 1/10 है, और जो वॉल्यूम दे रखा है वो 500 ml है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप नॉर्मेलिटी बताइए क्या आएगा मिक्सचर की, तो फॉर्मूले के साथ चला जाना। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर आप जानते हो कि एक एसिड और एक बेस है, तो मॉड लगाया गया था, Va प्लस Vb लिखा गया था। लेकिन सवाल ये है कि ये मोलरिटी में, ये नॉर्मेलिटी में है, तो ठीक है मोलरिटी को भी नॉर्मेलिटी में ले चलो। कैसे? n फैक्टर ऑफ A, m में भी A और माइनस NB भी B। जहां आपने n फैक्टर ऑफ A इंटू m में लिखा है वही तो नॉर्मेलिटी हुआ। तो सारी वैल्यू अपने आपने रख दिया, देखो यहां से सारी वैल्यू आपने यहां से क्या कर दिया, रख दिया। अब आपको n फैक्टर कितना हो जाएगा H2SO4 का, n फैक्टर 2 हो जाएगा, n फैक्टर अपना H2SO4 का 2 हो जाएगा। तो ये अपना 2 पुटअप करना है, ये अपना कितना है 1/20 है, ये वॉल्यूम कितना है 200 ml है, ये नॉर्मलिटी कितना है 1/10 है, और वॉल्यूम कितना है 500 ml है। सारा वैल्यू रख दीजिए और बस सवाल सॉल्व करके खूबसूरत तरीके से आंसर निकाल लीजिए। ठीक है ना, ये बात क्लियर? अब चलिए अपने अलग टारगेट पे, और वो टारगेट है मोल फ्रैक्शन। वो टारगेट क्या है बेटा जी? मोल फ्रैक्शन। सर वो टारगेट कैसे देखेंगे हम लोग? मोल फ्रैक्शन का टारगेट है। मोल फ्रैक्शन कहता क्या है, जरा ये गौर से देखिएगा। लोगों ने ये बोला कि इसका रिप्रेजेंटेशन सर क्या होता है, तो लोगों ने ये बोला कि इसका रिप्रेजेंटेशन यक्स होता है। इस पे बवाल खड़ा हो गया कि सर क्यों हम इसको यक्स लिखते हैं, जरा आप बताएंगे मुझे। मोल फ्रैक्शन को हम यक्स क्यों लिखते हैं? मोल एम लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। बेटा मोल में कैपिटल एम पहले ही यूज कर जा चुका था, फ्रैक्शन में जो फॉर्मेलिटी है उसमें एफ पहले ही आ चुका था, इसीलिए लोगों में ये प्रॉब्लम आया कि किससे देखा जाए। कहा एक्स से लिख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स से लिख लिया जाए, बहुत बढ़िया। तो मोल फ्रैक्शन है क्या? मोल फ्रैक्शन बेटा ये रेशियो होता है, किसका? एक पर्टिकुलर सॉल्यूट के मोल का और टोटल सॉल्यूशन के, मोल ऑफ टोटल सॉल्यूशन। तो मान लिया जाए कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया, ए और बी मिला के एक सॉल्यूशन बनाया, और उसमें आप एक चीज देख रहे हो, उसमें एक चीज आप देख रहे हो कि ए हम लोग पहले से ही सॉल्वेंट ले चुके थे, और बी हम लोग पहले से सॉल्यूट ले चुके थे। जब ए पहले से सॉल्वेंट ले चुके थे, बी पहले से सॉल्यूट ले चुके थे, तो इसका मोल क्या होगा Na, और इसका मोल क्या होगा Nb, और सॉल्यूशन का मोल क्या होगा Na प्लस Nb। अगर किसी ने पूछ दिया कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो ए का मोल फ्रैक्शन x से होगा, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा x भी होगा। तो कैसे डिफाइन करोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, यही तो बोला मैंने। मानी पर्टिकुलर सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का मोल ऊपर रख दीजिए, और टोटल सॉल्यूशन का मोल आप नीचे रख दीजिए, मामला सेट हो जाएगा। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। ए का भी निकालना चाहते हो तो ए का भी निकाल लोगे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट कर ले सकते हैं हम लोग। Na अपॉन Na प्लस Nb हो जाता है। किसी ने ये कहा कि एक बात बताइए सर, किसी ने ये बोला कि हम सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? कहा मैं बताता हूं। अगर हम सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जोड़ दीजिएगा। फिर किसी ने कहा ठीक है बहुत बढ़िया बात है, फिर किसी ने कहा बहुत बढ़िया है,
तो ये बताइए Na अपॉन Na प्लस NB हो गया था, प्लस NB अपॉन Na प्लस NB हो गया था। तो लोगों ने कहा कि यार ये तो बराबर आ रहा है, तो कहा बस वही तो बोल रहे थे हम, सारी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, चाहे आप बाइनरी सोल्यूशन लो, चाहे टर्नरी क्वाटर्नरी, मतलब अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट है तो सबको जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब क्या हुआ, जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1 से कम या 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी बात मैंने बता दिया कि जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो 0 से ज्यादा और 1 से कम होती है। 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। फिर किसी ने ये बोला कि एक बात बताइए, अगर मान लीजिए सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड कर दिया जाए, यूनिट तो कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, इसका मतलब कोई यूनिट इसका नहीं आना चाहिए था। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहां नहीं बना, प्रॉब्लम ये बना कि अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है तो हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोल कैसे निकालें, मतलब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? किसी ने कहा कि भाई हम खूब पानी मिला दे रहे हैं, ठीक है सर, NB अपॉन Na कर दिया हमने, लेकिन ऊपर वाला तो प्योर है, उसके साथ कोई नहीं है, नीचे वाला ना वो सॉल्यूशन का है, और अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड आपने कर दिया तो बी तो खत्म हो गया। यहाँ आप 1 लीटर पानी, मतलब 5 लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी डाल रहे हो, तो चीनी का मोल तो एकदम नहीं के बराबर हो गया ना। मतलब क्या हुआ कि आप इसको निगलेक्ट कर दीजिए, तो ओवरऑल XB की वैल्यू किसके बराबर हो गया, NB अपॉन Na, और XB की जो वैल्यू आ जाएगी वो WB अपॉन MB, और ऊपर आ जाएगा MA अपॉन WA। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करिए तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक, किसी ने ये बोला कि सर सवाल यहां से थोड़ी ना आता है, मोल फ्रैक्शन से आता है। तो अब आ जाइए, डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करिएगा एग्जाम में, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो इसका जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको यूज करना। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, XB अपॉन XA इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो तुमको सवाल में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉल्वेंट है, सॉरी ये ए है। तो अगर पानी है मान लो तुम्हारे पास, अगर मान लो तुम्हारे पास पानी है तो पानी की जगह हम क्या ले लेंगे, पानी की जगह 18 ले लेंगे। तो इस फॉर्मूले से आपको बड़ा राहत मिलेगी बेटा जी, इस फॉर्मूले से बड़ा राहत मिलेगा। XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर आप ए के टर्म में लेना चाह रहे हो तो ये 1 माइनस XB ले लेना, XA ले लेना, क्योंकि XB और XA की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। मतलब जो XB आ जाएगा वो 1 माइनस XA हो जाएगा। तो मोलरिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस XA इंटू 1000 अपॉन XA इंटू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो आपकी इच्छा जिसको कन्वर्ट करना चाहें आप उसको कन्वर्ट करके वैल्यू निकाल सकते हो। ये बात तो क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाएंगे बेटा, पीपीएम क्या कहलाता है। पीपीएम, पीपीएम को हम लोग पार्ट पर मिलियन लिखते हैं, पार्ट पर मिलियन लिखते हैं बेटा। सर इसका क्या यूज है, आप न्यूज सुनते होंगे पॉल्यूशन का कि गोरखपुर में या दिल्ली का इतना 5 ppm पॉल्यूशन है,
टूथपेस्ट में इतना सॉल्ट ppm है, तो वो माइक्रो सब्सटेंस को बताता है, अमाउंट ऑफ, जो कम अमाउंट को बताता है नेचर के अंदर। तो ppm मान लो निकालना अगर है तो क्या हो जाएगा, ppm अगर आपको निकालना है, मान लीजिए b का निकालना है, तो WB अपॉन WA प्लस WB आ जाएगा, और 10 टू दी पावर आप 6 लिख दीजिएगा, 1 मिलियंस की बात कर ही रहा है। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले में ppb अगर पूछ दिया, हालांकि नहीं आना चाहिए पोर्शन से, जिसको हम पार्ट पर बिलियन बोलते हैं, तो यहां से बेटा फॉर्मूले के साथ चलना, और जो फॉर्मूला होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 10 टू दी पावर 9 आ जाएगा। तो इस सवाल का यूज हम यहां से, फॉर्मूले का यूज यहां से कर लेते हैं। तो ये आपका जितने भी फॉर्मूले बेटा पूछे गए हैं वो सारे फॉर्मूला मैंने करा दिया। कंसंट्रेशन टर्म्स के जितने भी सवाल आते हैं मैंने, सॉरी फॉर्मूले आते हैं, वो सारा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? एक सवाल अपने पास है, एक सवाल अपने पास है, जरा कर लिया जाए, और बहुत बेहतरीन सवाल है, मैं मेरे मटेरियल में है। एक सवाल ये कह क्या रहा, जरा लिखिएगा ध्यान से आप लोग, क्या सवाल है जरा ध्यान से गौर करिएगा। सवाल ये बोल रहा है कि 6.02 टू 10 टू दी पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड है जिसका नाम एक्स हैज मास, उसका मास दिया है, बहुत बढ़िया, कितना दे दिया है, 10 ग्राम। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing containing 5 ग्राम ऑफ x in 2 लीटर। ठीक, तो अब आपसे सवाल ये पूछ रहा क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको मॉलिक्यूल दिया है, और मॉलिक्यूल के साथ क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल के साथ क्या दे रखा है, आपको वेट दे रखा है, उस सब्सटेंस का वेट दे रखा है। तो सबसे पहला काम हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट में जाते हो तो नंबर ऑफ मोल आपको दे रखा, आप देख लीजिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपने पास दे रखा है, देख लीजिए, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, कितना दे रखा है, 6.02 10 टू द पावर 22। बहुत बढ़िया सर। बेटा उस एक्स का मास दे रखा है, यानी WB आपका दे रखा है 10 ग्राम। तो क्या हम इस फॉर्मूले से मोलर मास निकाल सकते हैं? अभी पहले से मोलर मास निकालने के लिए तरीका क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप पढ़े हो न्यूमेरिकल के अंदर, अपॉन एवोगाद्रो नंबर। बहुत बढ़िया सर। और ये मोल के बराबर होता तो WB अपॉन MB हम लोग लिख लेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या है, 6.02 10 टू द पावर 23, तो 6.02 10 टू द पावर 22 दिया है। नीचे क्या दिया हुआ है, एवोगाद्रो नंबर। ऊपर 10 दिया है क्योंकि मास 10 दे दिया है, मॉलिक्यूलर वेट हमको चाहिए फिलहाल अभी। तो एक सवाल यहां से ये कटेगा, कटेगा, तो ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो 23 ऊपर जाएगा तो 22 माइनस 23 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जब मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे ना, तो 10 अपॉन 10 टू दी पावर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ऊपर जाओगे तो +1 हो जाएगा, और +1 होगा मतलब 100 ग्राम पर मोल हो जाएगा। आपने क्या निकाला, मॉलिक्यूलर वेट अभी निकाला। अब आपको पहले मोल निकालना पड़ेगा, फिर आगे कह रहा व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, उसकी मोल जो है, देखो ध्यान से,
वॉट इज द, यहां देखो ध्यान से ना भैया, वॉट इज द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन 5 ग्राम ऑफ एक्स इन 2 लीटर, वॉल्यूम दे रखा है और आपको मॉलिक्यूलर मास भी मिल गया, पीछे देख लीजिए यहां से ये मॉलिक्यूलर मास भी मिल गया। तो जब आपके पास फिर W दे दिया है और आपको मोलर मास मिल गया, तो पहले आप मोल तो निकाल लो। तो मोल कैसे निकालते हैं, W/m से। तो 5 और नीचे 100 आ जाएगा, तो 20 25 100 खत्म हो गया। यानी n की वैल्यू 1/20, वॉल्यूम तुम्हारे सामने दिया हुआ है। तो मोलरिटी कैसे निकालोगे, n/v लीटर में, तो 1/20 इंटू 2 हो जाएगा और 1/40 इसकी मोलरिटी हो जाएगी। तो एक बार जरूर आप बताइएगा कि ये क्या आपको न्यूमेरिकल अच्छा लगा, समझ में आया। एक बार वीडियो रोक करके आप देखना, और अगर न्यूमेरिकल लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा चैनल के साथ थोड़ा सा इंसाफ करिए, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए। एक बेटा और पूछा हुआ है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कैसे निकालते हैं, यहां से भी एक सवाल आया है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, आपको पता है कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होगा। जैसे अगर कहीं आपको लिख दिया कि x वॉल्यूम H2O2, इसका क्या मतलब हुआ, x वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या हुआ, ये बताओ। x वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या है कि 1 लीटर H2O2 से x लीटर O2 एसटीपी पे मिल रहा है। 1 लीटर H2O2 से x लीटर O2 S2 पे मिल रहा है। आप देख लीजिएगा, x वॉल्यूम ऑफ H2O2 दिया है, मान लीजिए दिया है इसे, तो यही से सवाल आपको मिलेगा। x वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर H2O2 gives x लीटर ऑफ O2 गैस at STP 1 लीटर ऑफ H2O2 गैस gives x लीटर ऑफ H2O2। बहुत बेहतरीन सवाल दिया। इसका क्या है मतलब, अगर 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 लिखा है, अगर 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर ऑफ H2O2 है, गिव्स 20, अगर ऐसे दिया है मान लो 20, अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर H2O2 एक्वस मीडियम में 1 लीटर देगा, यानी 1 लीटर H2O2 गिव्स 20 लीटर ऑफ O2 एट STP। ठीक, लेकिन मजा यहां से नहीं आएगा, मजा तब आएगा जब सवाल लगाओगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं तुमको, वॉल्यूम इज इक्वल टू 11.2 इंटू क्या हो जाएगा, मोलरिटी। अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है और मोलरिटी दे रखा है, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है और मोलरिटी दे रखा है तो 11.2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। और आपको पता है कि नॉर्मेलिटी जो होता है वो मोलरिटी इंटू n फैक्टर होता है। अगर मोलरिटी को हम नॉर्मेलिटी में ले जाना चाहें, मतलब नॉर्मेलिटी में हम चेंज करना चाहें, तो मोलरिटी के जगह हमको नॉर्मेलिटी लेना पड़ेगा, यानी n/n फैक्टर हो जाएगा। यानी वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा बेटा, 11.2 इंटू n/n फैक्टर। और n फैक्टर जो होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, टूटने के बाद। तो याद बता दूं, n फैक्टर H2O2 का 1 होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 11.2 इंटू नॉर्मेलिटी अपॉन 2, तो 5.6 आएगा ये। तो अगर नॉर्मेलिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है और नॉर्मेलिटी दिया है, तो डायरेक्ट आप क्या करिएगा,
आप 5.6 से उस नॉर्मलिटी के वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मामला सेट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अगर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में दिया है, अगर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में दिया है, अगर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में दिया है और स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो अगर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में दिया है और स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो यस अपॉन 10 कर देना, यस अपॉन 10 कर देना। ये यस क्या है, अपना स्ट्रेंथ बताता है। यस क्या है, स्ट्रेंथ है। तो आपको W बाई वॉल्यूम दिया रहेगा, आपको स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में लेना है। मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट होता है, आपको पता ही होगा। मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट होता है स्ट्रेंथ, मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट होता है। नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक फॉर्मूला यहां आपको काम आएगा, एक फॉर्मूला आपको यहां से काम आ जाएगा, एक फॉर्मूला यहां से आ जाएगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ से आपको जो भी सवाल पूछा होगा वो आप कर पाओगे। ठीक, एक सवाल और पूछता है, डायरेक्ट फार्मूला बता रहे वहां से, ताकि एकदम फार्मूला पुटअप करो आंसर आ जाए। और ये एकेडमिक में नहीं है, ये नीट में थोड़ा सा दिया हुआ है। पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 बताइए कैसे निकालेंगे। पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम से निकाला जाता है। सवाल दिया है परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 पूछ रहा है, तो SO3 ओलियम से मिलता है, डेरिवेशन नहीं बताऊंगा। तो जब हम परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 निकालेंगे तो y% ऑफ ओलियम अगर दिया है, y% ऑफ स्ट्रेंथ का ओलियम का स्ट्रेंथ दिया है, तो फ्री SO3 निकालने के लिए क्या होगा, ध्यान रखिएगा। एक सवाल इस पे है, क्या कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, तो ये हो जाएगा 80/18 इंटू y-100। ये परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 आप पूछ रहा है। तो इस फॉर्मूले से आपको सवाल मिलेगा। y जो दिया हुआ है ना बेटा, वहां घबराना नहीं है। y जो दिया है ना, वो परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम दिया है। परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ क्या दिया है, ओलियम दिया है। तो इस फॉर्मूले से आप बता सकते हो कि उस ओलियम में कितना SO3 का फ्री परसेंटेज मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से आपसे अगर पूछ दिया, एक आप बताइए कि अवेलेबिलिटी ऑफ Cl2 कैसे निकाला जाए कंपाउंड में। अगर आपसे ये पूछ दिया कि परसेंटेज अवेलेबल ऑफ Cl2 बताइए, तो ये भी अपने नीट में है लेकिन एकेडमिक में नहीं है बच्चा लोग। तो बच्चा लोगों को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। परसेंटेज अवेलेबल ऑफ Cl2 का जो फॉर्मूला लिख दीजिएगा वो 3.5 इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन वेट ग्राम में लिख दीजिएगा। तो ये जो परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ Cl2 पूछ रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ Cl2 इज इक्वल टू 3.5 इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो कि कितना Cl2 की अवेलेबिलिटी होती है। किसी ने पूछा कि एक बात बताइए, हार्डनेस पानी का कैसे निकालते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं। तो लोगों ने बोला कि हम पहले ही बताए कि हार्डनेस जो निकालते हैं वो ppm में निकालते हैं, पार्ट पर मिलियन में निकालते हैं। तो पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होता है, 10⁶ में। तो आपको भी पता है कि पानी का हार्डनेस किसके वजह से होता है, CaCO3 की वजह से होता है। तो वेट ऑफ CaCO3 अपॉन टोटल वेट ऑफ वाटर इंटू 10⁶। तो अगर यहां कोई पूछ दिया कि परसेंटेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बताइए, परसेंटेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बताइए, इसका मतलब क्या है। तो आपको भी पता हार्डनेस किसके वजह से होता है, CaCO3 की वजह से है। तो परसेंटेज ऑफ हार्डनेस जब आपको चाहिए तो आपके न्यूमेरिकल में
मास ऑफ CaCO3 बाकायदे दिया रहेगा, और टोटल मास ऑफ H2O दिया रहेगा, और 10⁶ तो आप जानते ही हो। इस फॉर्मूले से कितना उसके अंदर हार्डनेस है, परसेंटेज ऑफ हार्डनेस वाटर में कितना है, ये आप खूबसूरत तरीके से बता सकते हो। और याद रखना कि डेंसिटी जब भी लेना तो ग्राम पर ml में लेना, डेंसिटी जब भी लेना तो ग्राम पर ml में लेना। ये तो बात क्लियर हो गई। किसी ने ये पूछा कि सर एक बात बताइए, परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं। परसेंटेज प्योरिटी मतलब किसी कंपाउंड में कितना परसेंट प्योरिटी है, तो उसका भी एक फॉर्मूला, ये भी नीट का ही सवाल बेटा आता है, याद रखना। परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं, परसेंटेज प्योरिटी अभी सवाल भी करा देता हूं। तो याद रखना, परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए, परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ जो कंपाउंड है अपॉन वेट ऑफ सैंपल। जो कंपाउंड का वेट है बेटा, जो कंपाउंड का वेट अपने पास है और जो कंपाउंड सैंपल का वेट है, जो सैंपल में आप परसेंटेज निकाल रहे हो, उससे डिवाइड कर देना, परसेंटेज प्योरिटी निकल जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी सवाल भी कराऊंगा। परसेंटेज प्योरिटी अगर आपसे पूछ दिया तो उस सैंपल में कितना वेट उस कंपाउंड का है, मतलब प्योर प्योर कंपाउंड का है, और कितना उस कंपाउंड का वेट है टोटल सैंपल का। जैसे आपको सैंपल मिल रहा है तो सैंपल के साथ इम्प्योरिटी भी है ना, इम्प्योरिटी भी है ना। तो ये कंपाउंड है, समझो ये कंपाउंड है, और कंपाउंड के साथ इम्प्योरिटी भी है, और यही सैंपल है। तो सैंपल का मास तो मिलेगा, लेकिन मुझे कंपाउंड का वेट चाहिए ना, मुझे तो बेटा कंपाउंड का वेट चाहिए, और ये इम्प्योरिटी का भी वेट मिला के रखा हुआ है। तो आपको पहले इम्प्योरिटी निकालना पड़ेगा और उस पे कंपाउंड का वेट रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका परसेंटेज प्योरिटी बाहर आएगा। एक सवाल किया जाए, एक सवाल अपने पास देख लिया जरा, एक बेहतरीन सवाल है। वो कह रहा है कि हम क्या करें, 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट का सैंपल है, बहुत बढ़िया सर, सैंपल है और डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज ऑन हीटिंग, डिकम्पोज ऑन हीटिंग, बहुत बढ़िया। और क्या दे रहा है, टू गिव CO2 एंड 8 ग्राम ऑफ MgO दे रहा है। तो कह रहा फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MgCO3 इन सैंपल। कह रहा है कि एक बात बताइए, MgCO3 में कितना सैंपल की प्योरिटी होगी। तो पहले देखो, आपको MgCO3 जो हीट कर रहे हो वो MgO दे रहा है और CO2 दे रहा है, MgO दे रहा है और CO2 दे रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि सैंपल का जो वेट दिया है वो 20 ग्राम दिया है, तो 20 ग्राम हम वैसे ही रख लेंगे। लेकिन मामला कहां फंसेगा, मामला फंसेगा कि जो कंपाउंड है, जो फॉर्मूले में कंपाउंड का वेट है, वो मुझे चाहिए, इम्प्योरिटी को मुझे वहां से हटाना पड़ेगा। तो करने के लिए क्या करोगे, मुझे करना क्या है, मुझे 20 ग्राम में 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो मुझे पता लगाना है कि 8 ग्राम में कितना है वो। एक बात बता दीजिए, इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, 24 और प्लस 12 और 3 × 16, तो कितना होगा भाई साहब, 24, 12 और 48 हो जाएगा। 8 2 10, 10 4 14, 4 2 6 1 7 1 8, 84 ग्राम पर मोल हो जाएगा।
और एमजीओ का दिया हुआ है तो एमजीओ का चाहिए भी, एमजीओ का दिया लेकिन चाहिए इतने ग्राम में कितना सैंपल का है। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 16 कितना हो जाएगा 10 और 40 ग्राम में आ जाएगा। तो मुझे निकालना किसका है, मुझे किसका निकालना है, मुझे निकालना है किसका, एमजीओ में सैंपल का। एमजीओ कितना बन रहा है 8 ग्राम। तो 84, आप 40 ग्राम से क्या ले रहे हो, 84 ग्राम बना रहे हो। आप क्या कर रहे हो, 40 ग्राम एमजीओ कहां से लाके आ रहे हो, प्रोड्यूस किससे हो रहा है, प्रोड्यूस बाई किससे, एमजीसीओ3 से। और एमजीसीओ3 कितना है 84 ग्राम। तो एक में कितना होगा, तो 84 बटा कितना हो जाएगा 40। और कितने ग्राम में इसने पूछा, तो 8 ग्राम में जब निकालिएगा तो 84 बटा 40 और इंटू 8 बचे 40। यानी जो प्योर सिंपल अपने पास है, जो अपने पास प्योर सिंपल है, अब जाकर के प्योर कंपाउंड का मास मिल गया मुझे। अब मुझे प्योर कंपाउंड का मास मिल गया, इंप्योरिटी मेरा निकल गया। यानी मास ऑफ डब्ल्यू ऑफ कंपाउंड जो मिला अपने पास वो कितना मिला, देखो यहां पे 84/5, 84/5 मिल गया। और 84/5 जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक मिनट जरा हम डिवाइड कर लें। 84/5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 84/5, ये आएगा 16.8 आ जाएगा ग्राम। और वेट ऑफ सैंपल अपने पास है ही है 20 ग्राम। 20 ग्राम पूरे सैंपल का वेट है, जो उसमें इम्प्योरिटी भी था। तो परसेंटेज प्योरिटी जब निकालोगे कितना हो जाएगा, वेट ऑफ कंपाउंड आपने पाया ही और वेट ऑफ सैंपल आपने अभी निकाला, इंटू 100 कर दिया जाए। जब 100 किया जाएगा तो परसेंटेज ऑफ जो प्योरिटी आएगा बेटा वो आएगा कितना, 16.8 अपॉन 20 इंटू 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो हट गया, एक डेसिमल से 20 आ गया। तो 8 दूना 16 और 4 दूनी 8, 84% प्योरिटी आएगी अपनी, 84% प्योरिटी आएगी अपनी। तो इस तरीके से आपको सवाल को करना है, इस तरीके से आपको सवाल को करना है। अब मेरे पास कुछ सवाल है, जरा सवाल को देख लिया जाए, सवाल को कर लिया जाए ताकि आपको अच्छा लगेगा। तो सवाल पे मैं बोला ना पहले सवाल की जरूरत है, तो क्वेश्चन बैंक पे बेटा आते हैं हम लोग। बेटा क्वेश्चन बैंक पे आता है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है 120 ग्राम यूरिया जिसका मॉलिक्यूलर वेट बेटा जी दिया है 60, और ये कह रहा है कि इन डिजॉल्व इन, क्या कह रहा है, डिजॉल्व इन 1000 ग्राम पानी में घोला जा रहा है। और डेंसिटी कितना दिया है 1.15 ग्राम पर ml। तो कह रहा है मोलरिटी बताइए। और आपको जो सवाल है ये वो आईआईटी जब जेई का पेपर है ये 2011 क्या उठा के देख लीजिए वहां पूछा हुआ है, 2011 का पूछा हुआ से। मैं ऑप्शन बता दूं जरा, 1.78 मोलरिटी दे रखा है, 2 मोलरिटी दे रखा है, ये 2.05 मोलरिटी दे रखा है, और चौथा जो दे रखा है वो 2.2 में दिया है। तो बोल रहा है सवाल करिएगा कैसे, फिर से एक बार जरा आप रीड कर लीजिएगा। एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है जिसमें 120 ग्राम क्या डाला जा रहा है, सॉल्यूट डाला जा रहा है, और उसकी जो डेंसिटी है वो 1.5 दे रखी है, उसकी जो डेंसिटी है वो 1.5 दे रखी है। तो कह रहा मोलरिटी बताइए। तो आपको सवाल करते समय वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और ऊपर 1000 नीचे वॉल्यूम लेते हैं। तो एक बात बताइए, मोलरिटी क्या होता है,
WB/MB, ऊपर 1000 और नीचे वॉल्यूम, हम किस में लेते हैं, ml में। और हमको ये पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, मास बाई डेंसिटी आ जाएगा, मास बाई डेंसिटी आ जाएगा। और पानी की जो डेंसिटी लेके चल रहा है, मान लीजिए 1000 में 120 ग्राम यूरिया है, तो आप 1000 पानी का वेट है और यूरिया का 120 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 1000 और 120 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1120। ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी मास ऑफ सॉल्यूशन अगर अपने पास है तो गाड़ी निकल जाएगी। तो मास ऑफ सॉल्यूट 120 ग्राम है बेटा, और मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम है। कितना आ गया, 1120 ग्राम। कितना खूबसूरत बात है। एक बात बता दीजिए मुझे, हम यहीं पे वॉल्यूम के जगह रख लेते हैं वैल्यू। तो डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी कितना है बेटा, डब्ल्यू बी अपना कितना है, देखिएगा जरा। डब्ल्यू बी अपना 120 है और 1000 यही रहेगा। और मोलर मास कितना है, मोलर मास यूरिया का 60 है। और वॉल्यूम क्या होता है, मास बाई डेंसिटी होता है। तो मास कितना है, 1120 और डेंसिटी 1.5 है। ये 2 बार में कट जाएगा, 2 और 1000 गुणे 1.5 अपॉन 1120 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 1 0 और चला जाएगा तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 150 और अपॉन 102। तो जरा इसको डिवाइड किया जाए, कितना आ रहा है जरा हम भी डिवाइड कर लें। आप लोग मत इस्तेमाल करिएगा एग्जाम में, एग्जाम में अवेलेबल नहीं होता है। 2 इंटू 150 दिया हुआ 300 और डिवाइड बाई कितना है, 112। तो देखिएगा कहीं कि 2 पॉइंट अपना लगभग आ रहा है, 2 पॉइंट अपना 05 के आसपास आ रहा है। तो 2.3 के साथ चले जाना, सी के साथ चले जाना। तो ये शॉर्टकट करने का एक तरीका है, जैसे आप शॉर्टकट करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होता है। क्लियर है। एक सवाल और किया जाए, चलिए एक सवाल और लेके आता हूं आपके पास। बहुत बेहतरीन सवाल लेके आया हूं। एक सवाल थोड़ा सा, हाँ एक सवाल देखो तुम्हारे सामने ये है। सवाल ये बोल रहा है कि 4 ग्राम ऑफ NaOH, देखो क्या दिया हुआ है कि 4 ग्राम ऑफ NaOH कैन बी न्यूट्रलाइज बाई, ए ऑप्शन कौन सा दिया है, 100 ml ऑफ 1 NaCl। बी ऑप्शन क्या दिया है, 200 ml ऑफ N/2 H2SO4। सी ऑप्शन क्या दिया है, 1000 ml ऑफ N/10 KOH दिया है। और डी ऑप्शन क्या दिया है, 2000 ml ऑफ M/20 S3PO4 दिया है। अब ये बहुत बेहतरीन सवाल है, एक बार सवाल को रीड करिए तो हम आगे बताएं इसका शॉर्टकट ट्रिक। ये आपका जेई का सवाल है, लेकिन हम लोग नीट में भी सवाल पाएंगे। क्या पूछ रहा है, कह रहा 4 ग्राम NaOH को न्यूट्रलाइज करना है, तो इनमें से आप बताइए किससे किससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, किससे किससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो एक बात बताइए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का रूल क्या होता है कि इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस। तो आप एक काम करिए ना, इक्विवेलेंस ऑफ NaOH निकाल लीजिए 4 ग्राम का। तो मोल दिया है ना, अरे W, तो W 4 है और 40 उसका मास है, मोल आ गया, मोल आ गया। अब एक बात बताओ कितना आएगा ये, 1 बाई इक्विवेलेंस ऑफ NaOH 1/10 आ जाएगा। और OH के पास N फैक्टर एक ही है क्योंकि एक ही H देता है, तो कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। अब सबका आप इक्विवेलेंस निकालिए जितना भी अपने पास है। जैसे HCl का कितना हो जाएगा, 100/1000 इंटू 1,
HCl का निकालिए, HCl का निकालिए, तो क्या हो जाएगा, N इंटू भी हो जाएगा। N कितना है 1, और वॉल्यूम कितना है 100, और लीटर में ले जाओगे तो ये कट जाएगा और ये 0.1 N आ जाएगा, यानी 1/10 हम ले सकते हैं, ये आ जाएगा। दो बी वाले, ये तो ए हमने कराया, बी वाले को देख लीजिए जरा बेटा, 200 ml है ना, और यहाँ पे कितना है N/2, तो N/2 का मतलब क्या 1/2, और वॉल्यूम कितना है 200, और ml में है तो लीटर में ले जाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सी कितना हो गया इक्विवेलेंस में, सी में आ जाओ 1/10 है, और ये 1000 है, और डिवाइड कर दिया जाए 1000 से, ये भी 1/10 आ गया। डी कितना है बेटा, डी अपना 1/m है तो नॉर्मलिटी में ले चलना, तो 1/20, और इसका n फैक्टर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2000, और नीचे 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/10। अब आप देखिए कहाँ कहाँ 1/10 आ रहा है, कहाँ कहाँ 1/10 आ रहा है, आप देखिएगा जरा, कौन कौन से फॉर्मूले में, कौन कौन से न्यूमेरिकल में, मतलब ऑप्शन में 1/10 आ रहा है। बेटा 1/10 अपना ए में आ रहा है, क्योंकि ये 1/10 था मेरा, 1/10 ए में आ रहा है, 1/10 ए में आ रहा है, और यहां पर भी सी में भी 1/10 आ रहा है। इसका मतलब तुम्हारा ए भी सही होगा और सी भी सही होगा। ए के साथ भी चले जाना और सी के साथ भी चले जाना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब आपसे एक लास्ट सवाल मैं जिक्र करता हूं, एक लास्ट सवाल मैं जिक्र करता हूं। ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है, भी पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है ये सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज इक्विवेलेंट टू, ए ऑप्शन दिया है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम दिया है, बी ऑप्शन दिया है 13 ग्राम, सी ऑप्शन दिया है तुम्हारा 23 ग्राम, और डी ऑप्शन क्या दिया है अपना 1 ग्राम। है तो छोटा लेकिन शानदार सवाल है, बच्चा लोगों को ये दिक्कत आती है, तो ये अपना सवाल आ सकता है, छोटा सवाल है लेकिन दमदार सवाल है। अब तुमको ये बताना है कि 1 ग्राम एटम सोडियम का इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा। तो एक बार मैं बता दूं, आप बहुत कंफ्यूज होंगे, एकदम बेहतरीन बात मैं बता दूं कि 1 ग्राम सोडियम एटम का मतलब क्या है। 1 ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, यानी 1 मोल ऑफ सोडियम हो गया, 1 मोल ऑफ सोडियम हो गया। अब जब 1 मोल ऑफ सोडियम होगा तो 1 मोल सोडियम कितने के बराबर, बोलोगे सर ने सिखाया था अवोगाद्रो नंबर के बराबर, लेकिन यहां पे जो हमको चाहिए वो 23 ग्राम चाहिए, ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल सोडियम किसके बराबर होगा, वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। 1 मोल सोडियम किसके बराबर होगा, वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, तो मोल इंटू एन फैक्टर ले लो। मोल कितना है, मोल कितना आया 1 आ गया, और सोडियम हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है 1, तो एन फैक्टर भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब चेक करो कहां कहां इसकी वैल्यू 1 होगी। एक तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हो जाएगा, और एक तुम्हारा जो आएगा वो 23 ग्राम भी आएगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा, तो ये 23 ग्राम भी हो जाएगा। तो अपने पास जो ऑप्शन मिलेगा वो कितने ऑप्शन के साथ मिलेगा, 2 ऑप्शन के साथ। तो बेटा ऐसे सवाल आपको मिलेंगे और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात, मैंने आपको हर टॉपिक खूबसूरत तरीके से कराया, बेहतरीन तरीके से कराया, और इतना टॉपिक आपको मैं उम्मीद करता हूं कि इस कंसंट्रेशन टर्म से बेटा
एक भी सवाल आप बाहर नहीं जाओगे, हर सवाल आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो मैं मेरा ये फर्ज है कि अगर आप मेरे साथ कुछ समय तक जुड़े हो, जो लेक्चर देख रहे होगे अगर, तो इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद आपको कि आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के टाइम दिया आपने, मुझे सुना और मेरी बातों को समझा। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाउट को शेयर करिए। कोई बेटा सजेशन है वो सजेशन बॉक्स में भी आप डालिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम भी आपसे जल्दी ही कनेक्ट होते रहेंगे। तो यहाँ तक आप अपना लेक्चर को मेंटेन कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। एक पीडीएफ पे हम लोग और बात करेंगे, लास्ट जो हम बात करेंगे वो इम्पीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोकियोमेट्री के कुछ न्यूमेरिकल है, वो हम लोग देख लेंगे। तो हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर मेरा ख़त्म हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग सेकेंड चैप्टर में आएंगे। तो प्ले लिस्ट पे जाइए, प्ले लिस्ट पे आप पूरा देख लीजिएगा। आप सभी को तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम अपने इस नए प्लेटफॉर्म पे नए लेक्चर के साथ। तो आप सभी बच्चा पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने इस लेक्चर को देखा होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।